दोस्तों, आज की कहानी है एक जिंदगी ऐसी भी। अनुराग जी टीवी पर विश्व कप फुटबॉल मैच संबंधी समाचार सुनने में व्यस्त थे। तब मैं बच्चों का नाश्ता पैक करती हुई उन पर चिल्ला पड़ी, अरे बाबा जरा फोन तो अटेंड कीजिए, मैं फ्री नहीं हूँ। यह समाचार तो दिन में न जाने कितनी बार दोहरा जाएंगे। अनुराग जी चौंकते हुए उठे और अपने स्टाइल में फोन रिसीव किया। हेलो, मैं अनुराग और आप स्कूल जाते रीना और रमेश को छोड़ने में बाहर की ओर चल पड़ी। दोनों को रिक्शे में बिठाकर लौटी तो देखा कि अनुराग जी किसी से बात करने में जुटे थे। मुझे देखते ही बोल पड़े, पीहू तुम्हारा फोन है, कोई मिस्टर विमल है जो सिर्फ तुमसे बात करने को बेताब है। कहकर उन्होंने फोन मुझे थमा दिया और खुद अपने छोटे से समाचार चारों की ओर दौड़ पड़ी। मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था कौन विमल है जिसे मैं जानती हूँ, पर बात तो करनी ही थी, सो बोल पड़ी। हेलो, मैं पीहू बोल रही हूँ, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैं विमल, पहचाना नहीं? मुझे जरा जरा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, इतनी जल्दी भुला दिया मुझे। फोन करने वाला जब अपना परिचय ना देकर मजाक करने लगा और पहेलियाँ बुझाने लगा तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि पता नहीं कौन है जो इस प्रकार की बातें कर रहा है। पर आज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, इसलिए अपनी बाड़ी पर अंकुश लगाती हुई मैं बोली, माफ कीजिएगा, अभी मैं आपको पहचान नहीं पाई। मेरी प्यारी बहना, अपने अशोक भाई की आवाज़ भी तुम पहचान नहीं पाओगी, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। अशोक भाई आप? वह मुझे तो उल्लू बनाने के लिए अपना नाम विमल बता रहे थे। खुशी से मैं इतनी जोर से चीखी कि अनुराग जी घबराकर मेरे पास दौड़े चले आए। क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चीखी? कहीं छिपकली दिख गई क्या? मैं इनकार में सरिलाती हुई हंस पड़ी, क्योंकि छिपकली देखकर भी मैं डर के मारे हमेशा चीख पड़ती हूँ। फिर फोन में माउथ पीस पर हाथ रख कर बोली, जरा रुकिए, अभी आकर बताती हूँ। तो अनुराग जी लौट गए। हाँ, आप बताइए भाई, इतना दिनों बाद बहन की याद कैसे आई? कब आए आप इंग्लैंड से? लोग कैसे हैं? मैं सवालों की झंडी लगा दी। फिलहाल किसी के बारे में मुझे कोई खबर नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे सिर्फ अब तुम्हारी याद आई। इसलिए भारत आने के बाद जब सबसे पहले मैंने तो तुम्हें फ़ोन किया तुमसे मिलने। मैं कल ही तुम्हारे घर आ रहा हूँ, पूरे 2 दिन तुम्हें बोर होना पड़ेगा, इसलिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। बाकी बातें अब तुम्हारे घर पर ही होगी। बाय। इतना कहकर भाई ने फोन काट दिया। अशोक भाई कल सच में हमारे घर आने वाले हैं, सोचकर मैं खुशी से झूम उठी। 10 साल हो गए थे उन्हें देखे। आखिरी बार उन्हें अपनी शादी के वक्त देखा था। अपने माता पिता की मैं अकेली संतान थी, पर दोनों चचेरे भाई अशोक और रत्तीलाल भान मुझ पर इतना प्यार लुटाते थे कि मुझे कभी एहसास ही ना हुआ कि मेरा अपना कोई सगा भाई बहन नहीं है। काका काकी तो मैं वैसे भी काका काकी की तो मैं वैसे भी लाडली थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मध्य प्रदेश में रहते थे और काका का परिवार ग्वालियर में है। हमारा लगभग हर सप्ताह के इर्द गिर्द एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता है, इसलिए 60-65 किलोमीटर की दूरी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मेरी रत्तीभान भाई से उतनी नहीं पड़ती थी जितनी अशोक भाई से। मेरे प्यारे और चहेते भैया अशोक भाई थे। उनके अलावा समुद्र का आकर्षण भी था, जो प्रत्येक सप्ताह मुझे ग्वालियर खींच लाता था। उन दिनों में पढ़ाई कर रही थी, इसलिए अशोक भाई के जीवन सुदर्शन की गहरी बातें मुझे अच्छी लगती थी। एक दिन वह कहने लगे, पीहू अपने भाई की एक बात याद रखना, गलती स्वीकार करने में ही समझदारी होती है। जीवन कोई कोर्ट नहीं है जहाँ कभी कभी गलत बात को भी तर्क द्वारा सही साबित कर दिया जाता है। मैं उनका मुंह ताकती रह गई तो वह आगे बोले, तुम शायद ठीक से मेरी बात समझ नहीं पाई। ठीक है, इस बात को मैं तुम्हें फिल्मी भाषा में समझाता हूँ। थोड़ी देर पहले
तुम आनंद फिल्म का जिक्र कर रही थी, मैंने भी देख रखी है यह फिल्म। इसके एक सीन में जब अमिताभ बच्चन जी देव से पूछता है कि तुमने मुझे इस अमीर सेठ को कोई बीमारी ना होते हुए भी झूठ मूठ की महंगी गोलियां देकर एक मोटी रकम झटक ली, तो इस पर देव कहता है कि अगर ऐसी अमीर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर मैं पैसे नहीं लूँगा तो गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कैसे करूँगा। एक नज़र में देव का यह तर्क सही भी लगता है, परंतु सच्चाई की कसौटी पर रखा जाए तो यह क्या वह गलत नहीं था। अगर किसी गरीब की वह मदद करना चाहता था तो और से जितनी हो सके करनी चाहिए थी। इसके लिए किसी अमीर को लूटने ना तो न्याय संगत है और ना ही तर्क संगत। इसलिए पुरुष गलत बात को सही साबित करने के लिए तर्क नहीं दिया करते, बल्कि उसे भूल को सुधारने का प्रयास करते हैं। एक दिन कॉलेज से घर लौटी तो माँ एक खुशखबरी के साथ मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही बोली, सुन, तूने मेरे काका का फोन आया था, कल तेरे अशोक भाई के लिए लड़की देखने मध्य प्रदेश चलना है। अशोक ने कहा कि उसे अपने आप से ज़्यादा खुद पर भरोसा है कि तू ही उसके लिए सही लड़की तलाश कर सकती है। मुझे अपने आप पर शर्म आया कि मेरे भाई को मुझ पर कितना यकीन है। दूसरे दिन अशोक भाई और रत्तीभान भाई के अलावा हम सब मध्य प्रदेश पहुँचे तो मैं बहुत खुश थी। हम सभी को लड़की पसंद आ गई। उसकी उम्र जरूर मेरी माँ और कई भाइयों के विचार से कुछ ज़्यादा थी, पर आजकल 28 साल में शादी करना कोई खास बात नहीं होती। फिर उसे देखकर कोई 22-23 से ज़्यादा की नहीं समझ सकता था। बैठक में सबको चाय नाश्ता देने और थोड़ी देर बाद उन्होंने बैठने के बाद जब भाभी अंदर जाने लगी तो माँ ने मुझसे कहती, तुम अंदर जाकर सुमन के साथ बातें करो, यहाँ बड़ों के बीच बैठी बोर हो जाओगी। फिर हमें तो कुछ उससे पूछना है नहीं। मैं भी भाभी के साथ बात करना चाहती थी, इसलिए अंदर चली गई। तभी उनके घर में भाभी के बचपन से काम करने वाली आया। सुमित्रा ने उन्हें एक टैबलेट खाने को दी। मेरे कुछ पूछने से पहले कि सुमित्रा बोली, शायद घबराहट के मारे सुमन के सिर में कुछ दर्द सा होने लगा है। आप तो समझ ही सकती हैं क्योंकि आप भी लड़की हैं। इस पर मैं बोली, हाँ मैं समझ सकती हूँ, पर चिंता करने की कोई बात नहीं। हम सबको भाभी पहले ही पसंद आ चुकी हैं। भाभी ने तब तक कहा कि पसंद तो सही सभी करते हैं, पर शादी कोई नहीं करता। पर हम तो आज सगाई भी करके जाने वाले हैं। मुझे लगा कि पहले कोई रिश्ता नहीं हो पाया होगा, इसलिए भाभी ऐसे बोल रही हैं। फिर सगाई करके लौटते थे। 10 दिनों बाद अशोक भाई के पास एक गुमनाम से फोन आया कि जिस लड़की से आप शादी करने जा रहे हैं वह एक गिरे हुए चरित्र की लड़की है। अपने स्वभाव के मुताबिक सुनी सुनाई बात पर यकीन ना करते हुए भाई ने फोन करने वाले से सख्त लहजे में कहा था, आपको इस विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके चरित्र के विषय में मुझे सब पता है। करीब 1 महीने बाद ही धूमधाम से हम सब सुमन भाभी को दुल्हन बनाकर घर ले आए। उनके साथ दहेज में सुमित्रा भी आई थी। हमारे घर वालों ने सोचा ससुराल में भाभी को ज़्यादा परेशानी ना हो, इस वजह से उनके मायके वालों ने उसे उसके साथ भेजा है। अशोक भाई खूबसूरत दुल्हन पाकर बहुत खुश थे। दुल्हन पसंद करने के इमेज में मैं उनसे लॉकेट समेत सोने की खूबसूरत चैन और कानों की बालियां मांगी थी। शादी के दिन ही उन्होंने मुझे दे दी। अगले दिन जब मैं फूलों का गजरा देने भाभी के कमरे की ओर जा रही थी तो मैं रख दिए भाई को छिपकर रत्तीभान भाई को छिपकर भाभी के कमरे में जाते हुए देखा। मैंने उत्सुकता बस घूमकर उसकी ओर की खिड़की से कमरे के अंदर देखा तो दंग रह गई। भाभी सिर्फ साया और ब्लाउज पहने घुटने मोड़कर पलंग पर बैठी थी। साया भी घुटने तक चढ़ा हुआ था। उनके गले
केसों से टपकती हुई पानी से पीछे ब्लाउज भी गीला हो रहा था। उस पर गहरे गले का ब्लाउज को ढकने के लिए अपर्याप्त लग रहा था। इस दशा में वह साक्षात कामदेव की रति लग रही थी। मैं प्रयोग की दुनिया से यथार्थ के धरातल पर लौट आ गई। फिर सहज कदमों से जाकर पीछे से रत्ती भान भाई की पीठ थपथपाई और अनजान सी बनती हुई बोली, भाई तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? बाहर काका तुम्हें तलाश रहे हैं। रत्ती भान भाई बुरी तरह चौंक गए। बोले, वह मैं अशोक भाई को ढूंढ रहा था। वह मुझसे नजरें चुराते हुए बिजली की गति से वहां से चला गया। मैं नजरें झुकाए गजरे की थाली लिए भाभी के कमरे के अंदर पहुंची। यह क्या भाभी, इस तरह क्यों बैठी हो? जल्दी से साड़ी बदलो, तैयार हो जाओ। तुम्हें देखने आसपास के लोग आते ही होंगे। मुझे नहीं पता साड़ी कैसे पहनी जाती है। सुमित्रा मेरे लिए दूध लेने गई है, वहीं आकर मुझे साड़ी पहनाएगी। भाभी का सर एकदम खुला था। अच्छा लगता है, आप सिर्फ सलवार सूट ही पहनती हो। आओ मैं आपको बताती हूँ कि साड़ी कैसे बांधी जाती है। तो मैंने कभी कभी घर का शौकिया साड़ी बांध लेती हूँ। बातें करते हुए मैंने उनकी साड़ी बांधी। फिर बालों को अच्छी तरह हेयर ड्रायर में सुखाकर जूड़ा बना दी। फिर हेयर पिन के मोगरे का गजरा लगाए और चेहरे का भी पूरा मेकअप कर डाला। सबसे अंत में मांग भरने के बाद जब मैं उनके माथे पर मांग टीका लग सजाया तो कुछ पलों तक मैं खुद उसे अपूर्व सुंदरी को निहारती रह गई। इतनी देर तक मैं उनको अकेले ही बात करती रही। उनका चेहरा एकदम निर्विकार था। पूरे श्रृंगार के बावजूद कुछ कमी सी लग रही थी। शायद वह कमी थी भाभी के मुखड़े पर नजर न आने वाला स्वाभाविक लज्जा, क्योंकि यही तो वह आभूषण है जो एक भारतीय दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। ऐसा क्यों था मैं जब समझ नहीं पाई थी, परंतु अगली रात को रिसेप्शन पार्टी के वक्त इसका राज खुल गया। वह शायद अशोक भाई के जीवन की सबसे दुख भरी रात थी। उस दिन मौका मिलने पर जब मैं अशोक भाई को भाभी का नाम लेकर जोड़ती थी, रात को रिसेप्शन पार्टी पूरे शबाब पर थी। हम सब खुश थे, पर हमारी खुशी पर जल्दी ही तो सारा बात हो गया। वह पूर्णिमा की रात थी। हर पूर्णिमा के ज्वार भाटे के साथ समुद्र का शोर इतना बढ़ जाता है कि काका के घर तक साफ सुनाई पड़ता है। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ही समुद्र में इस ज्वार भाटा आ गया हो जो हमारे घर के अमन चैन को तबाह और बर्बाद कर डालने पर का उतारू हो। मेरे मन में भी शायद समुद्र से कम ज्वार भाटे ना थे। अचानक ही दुल्हन बनी भाभी अपने शरीर की हर एक वस्तु को नोच नोच कर फेंकने लगी। फिर मैं चीखती हुई इधर से उधर दौड़ने लगी। बड़ी मुश्किल से उन्हें काबू में किया गया। सुमित्रा ने दौड़कर कोई दवा भाभी को खिलाई तो वह धीरे धीरे कुर्सी पर बेहोशी पड़ गई। तब भाभी को उठाकर कमरे में लिटा दिया गया। फिर तो सभी लोगों ने सुमित्रा को कटघरे में खड़ा कर दिया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने डरते हुए रोते हुए बताया, पिछले 4 सालों से सुमन को अचानक दौरे पड़ने शुरू हो गए। रोज दवा लेने के बाद कुछ ठीक रहती है, परंतु अगर किसी कारण बस 10-11 दिन तक दवा नहीं ले तो दौड़ा पड़ जाता है। यह सब जानकर कौन शादी के लिए तैयार होता, इसलिए इस बारे में कुछ ना बात कर यह शादी कर दी गई। मैंने उन्हें बचपन से पाला है, इसलिए मुझे साथ भेज दिया गया ताकि समय से दवा खिला सकूं। सबने सोचा कि नियति ने चाहा तो किसी को पता नहीं चलेगा, पर शायद नियति को यह मंजूर नहीं था। कहकर सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगी। माँ तो यह सुनकर बेहोश हो गई। माँ को संभाला गया। घर के सभी एकदम आक्रोश से भर उठे। इतने बड़े धोखे को कोई कैसे बचा सकता था? तुरंत
उनके मायके वालों को फोन कर दिया गया कि आकर अपनी बेटी को ले जाएं। मैं अपराध बोध से भर उठी थी। जिस भाई ने मुझ पर भरोसा करके मेरी स्वीकृति मात्र से लड़की देखे बिना शादी कर ली, वही भाई का जीवन मेरी वजह से बर्बादी पर पहुंच गया। इसकी रह रहकर मेरे मन मस्तिष्क को घायल करती रही और मैं अंदर ही अंदर लहूलुहान होती रही। 2 दिन बाद भाभी के माता पिता आए। अपने हमारे साथ रिश्तेदारों ने उन्हें जितना मुंह उतनी बातें कही। जी भर कर उन्हें लताड़ा फटकारा और वे सर झुकाए सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। 2 घंटे बाद जब सभी के मन में गुब्बार निकल गए तो भाभी के पिता सबके सामने हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों का गुस्सा जायज है। हम यह स्वीकार करते हैं कि हमने आपसे धोखा किया। इस पर अपनी बेटी को लेकर अभी चले जाएंगे, परंतु जाने से पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि हमारी बेटी कोई जन्म से ऐसी मानसिक रोगी नहीं थी। उसे इस हाल में पहुँचाने वाला आपका बेदर्द समाज है। 7 साल पहले एक जमींदार घराने की अच्छे पद पर कार्यरत लड़के के साथ हमने सुमन का रिश्ता तय किया था। सगाई होने तक तो वह यही कहते रहे कि आप अपनी मर्जी से अपनी बेटी को जो भी देना चाहें दे सकते हैं, हमारी ओर से कोई मांग नहीं है। फिर शादी के 2 दिन पहले इतनी ज़्यादा मांग कर बैठे तो किसी भी सूरत में हम उन पूरी नहीं कर सकते थे। हमने इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना बेहतर समझा, परंतु वे इसे अपना अपमान समझ बैठे और बदला लेने पर उतारू हो गए। क्योंकि वह स्थानीय लोग थे, इसलिए हमारे घर जो भी रिश्ता लेकर आता उसने उसे सुमन के चरित्र के बारे में उल्टी सीधी बातें करके रिश्ता तोड़ने लगे। इसके अलावा भी हमारे जान पहचान वालों के बीच भी सुमन की बदनामी करने लगे। इन सब बातों से सुमन का आत्मविश्वास खोने लगा और वह एकदम गुमसुम हो गई। फिर धीरे धीरे मनोरोगी हो गई। इलाज के बाद भी खास फर्क नहीं पड़ा। जब आप लोग किसी की बातों में नहीं आए तो किसी तरह आपके घर रिश्ता करने से हम कामयाब हो गए कि बेटी का घर बसा हुआ देखे। हम यह भूल ही गए कि धोखा देकर ना आज तक किसी का भला हुआ है और ना होगा। हो सके तो हमें माफ़ कीजिए। आप लोगों का जो अपमान हुआ और दिल को तो जो ठेस पहुंची उसकी भरपाई मैं नहीं कर पाऊंगा, पर आप लोगों का जितना खर्चा हुआ है वह घर में पहुंचते ही ड्राफ्ट द्वारा भेज दूंगा। बस हमें इजाज़त दे दीजिए। फिर वह सुमित्रा से बोले, जा सुमन को ले आओ। यह कहकर एकदम सन्नाटा छा गया। तभी जाती हुई सुमित्रा को रोकते ही अशोक भाई बोले, ठहरो सुमित्रा, सुमन कहीं नहीं जाएगी। यह सही है कि इन लोगों ने हमें धोखा दिया और हम सबको ठेस पहुंचाई। इसके लिए उन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए और सजावा होगी। आज के बाद उन लोगों हमारा कोई संबंध नहीं होगा, परंतु इसमें सुमन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसकी मानसिक दशा तो ऐसी ही नहीं कि वह इन बातों को समझ सके। परंतु मैं तो अपने पूरे होशो हवास में मन से उसे पत्नी स्वीकारा है। अग्नि को साक्षी मानकर हर सुख दुख में साथ निभाने का प्रण किया है। कहते हैं जन्म, शादी और मृत्यु सब अब पहले से तय होते हैं। अगर ऐसा ही है तो यही सही। सुमन जैसी भी है अब मेरे साथ ही रहेगी। मैं अपने सभी परिजनों के हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे मेरे जीवन पथ से विचलित ना करे, क्योंकि मेरा निर्णय अटल है। अशोक भाई के स्वभाव से हम सब वाकिफ थे। वह जो हैं उसे पूरा करने में कोई कसर ना छोड़ते। इसलिए एकाएक ही मानो सभी को साफ सूझ गया। सुमन भाभी के माता पिता अशोक भाई को लाखों आशीष देते चले गए। बाकी वहाँ मौजूद सभी नाते रिश्तेदारों में से किसी ने अशोक भाई को सन की बेवकूफ़ और पागल शब्द विभूषित किया और धीरे धीरे चलते बने। आजकल किसी के पास इतना वक्त ही कहाँ होता है
किसी की व्यक्तिगत बातों और समस्याओं में किसी की व्यक्तिगत बातों और समस्याओं में अपना कीमती वक्त गवाए। भाभी के आने के बाद मैं बहुत मौज मस्ती करने की योजना मन ही मन बना चुकी थी, पर अब तो सब मन ही मन में ही रही। धीरे धीरे अपने मम्मी पापा के साथ मैं लौटने का मन बना लिया। दुखी मन से मैं मध्य प्रदेश लौट गई। आने से पहले चुपके से एक रुमाल में सोने की चैन और कानों की बालियां सुमित्रा को दे आई। फिर मेरे जाने के बाद अशोक भाई को देना। जब उनकी जिंदगी में बहार ही नहीं तो मैं कैसे तोहफे को कबूल कर सकती थी। काकी अशोक भाई के साथ में उस हुए हादसे को झेल नहीं पाई और 1 साल के अंदर ही उनका देहांत हो गया। काकी के गम को हम सभी भूल भी नहीं पाए थे कि एक दिन नाग के डसने से सुमित्रा का सहारा भी टूट गया। बिना किसी औरत के सहारे की अशोक भाई के लिए सुमन भाभी को संभालना मुश्किल होने लगा था। इसलिए अशोक भाई ने कोशिश करके अपना तबादला मध्य प्रदेश करवा लिया ताकि मैं उनकी देखभाल कर सकूं। मकान भी उन्होंने हमारे घर के करीब ही लिया था। वहां जाकर मेरी मदद से घर व्यवस्थित करने के बाद सबसे पहले वह सुमन भाभी को सबसे अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले गए। मैं भी साथ में थी ही। डॉक्टर ने पहले एकांत में अशोक भाई से सुमन भाभी की पूरी केस हिस्ट्री जांच करने के बाद कहा कि उन्हें ज़्यादा अवसाद की वजह से ऐसा हो जाता है। रोगी में जब तक क्लिनिक अवस्था में रहता है तो किसी को जल्दी पता नहीं चलता। हम लोग आदमी को कोई बीमारी भी है परंतु 10 से ज़्यादा दिन तक वह दवा ना ले तो फिर उस बीमारी की परिणति एक्टिवेट अवस्था में हो जाती है, जिसमें रोगी को कुछ होश नहीं रहता। वह क्या कर रहा है, अपने बाल नोचने और कपड़े फाड़ने जैसी हरकतें करने लगता है। डॉक्टर ने आगे बताया कि एक बार अगर वह बीमारी किसी को हो जाए तो उसे एकदम जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु जीवन पर्यंत हो जाना। इस मर्ज की दवा की एक गोली खाने से सामान्य जीवन जिया जा सकता है। दवा के साथ ही साथ साइकोथेरेपी से मरीज में आश्चर्यजनक सुधार हो सकता है और वह सिर्फ उसके परिवार वालों को ही कर सकते हैं। मरीज के साथ प्यार भरा व्यवहार रखने के साथ साथ बातों और अन्य तरीकों से घर वाले उनका खोया आत्मसम्मान फिर से लौटा सकते हैं। डॉक्टर के कहे अनुसार हमने भाभी का इलाज शुरू कर दिया। माँ तो अपने घर के काम में ही व्यस्त रहती थी, इसलिए भाभी की अनुपस्थिति में भाभी के साथ रहने और उनमें आत्मविश्वास ज़्यादा करने के लिए मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई और मैं बातों बातों में निरंतर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करते कि बहुत अच्छी हैं, सुंदर हैं और हर एक काम अच्छी तरह से कर सकती हैं। शुरू में वह नखरे करती थी, फिर धीरे धीरे मेरे साथ घुल गई। हम तीनों मिलकर कभी लूडो खेलते, कभी बाहर घूमने चले जाते। लगातार प्रयास कि 6 महीने के अंदर सुमन भाभी में इतना परिवर्तन आ गया कि वह हंसने मुस्कुराने लगी, लोगों से बातें करने लगी और नज़दीक के बाजार तक अकेली जाकर सब्जी वगैरह खरीद कर लाने को लगी। दूसरे लोग उन्हें देखकर किसी भी तरह से असामान्य नहीं रह सकते थे। यूँ कहें कि वह काफ़ी हद तक सामान्य हो चुकी थी। हमें आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि इसी बीच ना तो काका और ना ही रत्ती भान भाई कभी हालचाल पूछने आए, पर सब कुछ ठीक चल रहा था, इसलिए हमने खास ध्यान नहीं दिया। इसके 5 महीने बाद की ही मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल पंजाब चली गई। ससुराल जाकर धीरे धीरे मेरे दिमाग में से अशोक भाई की याद पीछे छूटने लगी, क्योंकि अनुराग जी अपने माता पिता के इकलौते बेटे होने के कारण वृद्ध सास ससुर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी।
उन्हें छोड़कर मेरा शहर से बाहर जाना मुश्किल था। मेरे ससुराल जाने के 2 महीने बाद ही पापा ने एक दिन फ़ोन किया कि अच्छी नौकरी मिलने के कारण अशोक भाई सुमन भाभी के साथ इंग्लैंड चले गए। फिर तो अशोक भाई मेरे जीवन में एक भूली हुई कहानी बनकर रह गए थे। अचानक किसी के हाथ की थपथपाहट मैंने अपने गाल पर महसूस की तो सहसा चौंक पड़ी और सामने अनुराग जी को देखकर मुस्कुरा पड़ी। कहाँ खोई हो पीहू, कल तुम्हारे प्यारे अशोक भाई पधार रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी नहीं करनी है। अनुराग जी बोले, वह अशोक भाई के प्रति ऐसा मेरे लगाव को अच्छी तरह जानते थे। अच्छा, तो आपको पता था कि फ़ोन अशोक भाई का था? हाँ भाई, पता तो है। आखिर वह हमारे साले साहब जो ठहरे। फिर मैं की तो उन उनसे पहले बात की थी। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर मैंने नहा धोकर अशोक भाई के मनपसंद सेवई बनाकर रख दिया। पूरी का आटा तो गूँथ कर रख दिया ताकि उनके आने के बाद जल्दी गर्म गर्म पूरियाँ बना दूँ। अनुराग जी तैयार हो गए थे और बच्चे भी तैयार होने लगे थे। रविवार होने की वजह से उन्हें स्कूल तो जाना नहीं था। कोई गाड़ी घर के बाहर से गुजरती तो मैं खिड़की से जाकर देखने लगती। अनुराग जी मेरी व्याकुल देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे थे। आखिर तब जाकर मैं देखना छोड़ दिया तो अचानक 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। उठी मैं दौड़कर दरवाज़ा खोला तो सामने सदाबहार मुस्कान लिए अशोक भाई जी खड़े थे। वह तो वैसे ही थे, बस शरीर पहले की अपेक्षा उस भर गया था और मूछें भी रख ली थी। उससे पहले बार मिलने के कारण बच्चे नमस्ते करने की बाद कुछ सहमे से खड़े थे। अशोक भाई ने घुटनों के बल बैठे हुए अपनी बाह पसार कर जब उन्हें करीब बुलाया तो दोनों बच्चे उनके गले लग गए। मैं भाई को प्रणाम करने के बाद दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी। वह बोले, अरे क्या अपनी भाभी को और भतीजे को अंदर नहीं आने दोगी? मैं हकीकत किसी उनका मुंह ताकने लगी क्योंकि उन्होंने भाभी और भतीजे के बारे में फ़ोन पर कुछ कहा ही नहीं था। तभी भाभी ने अपने 7 वर्षीय बेटे के साथ कमरे में प्रवेश किया। कुछ पलों तक मैं कमरे में ही नीचे तक चोटी वाली सुंदर भाभी को देखकर अचंभित सी खड़ी रह गई। फिर खुशी के अतिरिक्त उनके गले लग गई। सभी का एक दूसरे से मिलाने का दौर खत्म होने और थोड़ी देर बात करने के बाद भाभी नहाने चली गई। फिर नाश्ते के बाद बच्चे खेलने में व्यस्त हो गए और अनुराग जी और अशोक भाई अपने कामकाज के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। थोड़ी देर उनके साथ बैठने के बाद जब मैं दोपहर की भोजन की तैयारी करने रसोई में गई तो मेरे मना करने के बावजूद सुमन भाभी काम में हाथ बटाने आ गई। तभी हाथों से सब्जी काटती हुई इंग्लैंड में बीते दिनों के बारे में बताती जा रही थी। उन्होंने साफ शब्दों में स्वीकार की, अगर अशोक भाई जैसा पति मेरी ननद जैसी ननद उन्हें नहीं मिलती तो शायद वह कभी भी ठीक नहीं हो पाती। भाभी को इस रूप में देखकर मेरा आत्मबोध अपराध बोध स्वतः ही दूर हो गया। दोपहर के भोजन के बाद भाभी ने जब कुछ देर तक लेटना चाहा, अनुराग जी अपने ऑफिस के कुछ रुके हुए काम निपटाने चले गए। बच्चे टीवी पर कार्टून फिल्म देखने में व्यस्त हो गए तो मुझे अशोक भाई से एकांत में बातें करने का मौका मिल गया। बहुत से सवाल मेरे मानस पटल पर घूम रहे थे जिनका जवाब सिर्फ अशोक भाई ही दे सकते थे। आराम से सोफे पर पीठ टिकाकर बैठती हुई मैं बोली, अब मुझे सब कुछ जल्दी बताइए कि मेरी के शादी के बाद क्या हुआ? मैं सब कुछ जानने को बेताब हूँ। मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पा रही थी। भैया ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहना शुरू किया, पीहू, तुम्हारी शादी के बाद कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ जो बताया जा सके। जो कुछ भी हुआ था तुम्हारी शादी से पहले हुआ था।
परंतु आज मैं तुम्हें यह नहीं बता पाया कि ग्वालियर तबादला मैंने सिर्फ सुमन के लिए नहीं करवाया था, बल्कि इसकी और भी वजह थी। मैं आश्चर्य से उनका मुंह देखने लगी कि अब और किस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। मैंने पूछा, क्या वजह थी? माँ के बाद सुमित्रा किसी तरह सब संभाले हुई थी, परंतु उसके गुजरने के बाद जो मेरे लिए जैसे मुसीबत के कई द्वार एक साथ खुल गए। एक दिन ससुराल सुमन ने मुझे बताया कि रत्ती भान ने आज जबरन मेरे चुंबन लिया। जब सुमन ने उससे कहा कि वह मुझसे कह देगी तो माफ़ी मांगते हुए रत्ती भान ने कहा कि यह बात भैया को नहीं बताना, फिर कभी वह ऐसा नहीं करेगा। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा अपना भाई भी ऐसी हरकत कर सकता है। बाबा को मैं इस बात की भनक भी नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए 2-4 दिन की छुट्टियां देकर दौड़ धूप कर मैं हॉस्टल में रत्ती भान के रहने का इंतजाम कर दिया। बाबा की पूछने पर मैंने कह दिया कि हमारे घर का माहौल रत्ती भान की वजह की पढ़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है। वह कुछ पूछे बिना भी हॉस्टल चला गया, क्योंकि उसके मन में चोट था। पीहू आगे क्या बताऊं, बात यहीं तक रहती तो गनीमत थी। वक्त भी शायद कभी कभी ऐसे मोड़ पर खड़ा करता है कि अपना साया भी साथ छोड़ देता नजर आता है। मेरी तो कहते हुए जुबान लड़खड़ा रही है। हम लोगों को ऐसे काम करते तनिक शर्मिंदगी नहीं होती। मनुष्य रिश्तों की गरिमा तक को ताक पर रख देता है। उसके सामने लाज लिहाज का कोई फर्क नहीं होता। एक दिन ऑफिस से लौटा तो अपने कमरे में घुसते ही क्या देखता हूँ कि सुमन घर में घोर निद्रा में पलंग पर पड़ी है, क्योंकि तब उसकी दवाओं में नींद की गोलियां भी हुआ करती थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। सलवार की एक पैर का कपड़ा घुटने तक सिमट आया था और उसके शरीर पर काका की उंगलियां बेसब्री से सहला रही थी। वह नज़ारा देखना मेरे लिए असह्य था। मेरे कानों में सीटियां बजने लगी और दिल बेकाबू होने लगा। किसी तरह दिल को थामकर शायद मैं क्या सोचकर वापस दरवाजे की ओर मुड़ गया और बाबा को आवाज़ देता हुआ अंदर आया, जिसे हम दोनों ही शर्मिंदा होने से बच जाए। जब मैं दोबारा अंदर गया तो बाबा सुमन को चादर उड़ा रहे थे। मेरी ओर देखते हुए बोले, अभी अभी सोई है। फिर वह कमरे से बाहर निकल आए। इन हालत में तुम ही कहो मैं कैसे वहाँ रह सकता था, इसलिए ग्वालियर तबादला करा लिया। यकीन नहीं होता कि काका ने ऐसा किया। काकी ने के ना रहने से शायद परिस्थितियों ने उनका विवेक ही हर लिया था। जो पुत्र वधू को उन्होंने गलत नज़रों से देखा, कहकर शायद मैं खुद को ही झूठी दिलासा देने लगा। भाई आगे बोले, रिश्तों का पतन मैं कभी आंखों से देख चुका था। जब रक्षक ही भक्षक बनने का ऊपर उतारू हो जाए तो वहाँ रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इत्तेफाक से जल्दी ही मुझे इंग्लैंड में एक अच्छी नौकरी मिल गई। मैं सुमन को लेकर हमेशा के लिए उसे घर और घर के लोगों को अलविदा कराया, ताकि दुनिया के सामने रिश्तों का झूठा पर्दा पड़ा रहे। जब मुझे यकीन हो गया कि दवा लेते हुए सुमन स्वस्थ और सामान्य जीवन जी सकती है, तो डॉक्टर की सलाह से लेकर हमने अपना परिवार आगे बढ़ाने का विचार किया। जब मुझे स्वदेश की याद सताने लगी तो इंटरनेट के जरिए मैं नौकरी की तलाश जारी कर दी। इत्तेफाक से मुझे मनचाही नौकरी पंजाब में मिल गई, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तुमसे मिलूं। अब और किसी से मिलने की इच्छा नहीं है। पीहू, एक जिंदगी ऐसी भी होती है, जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए। यह कहकर अशोक भाई चुप हो गए। वह 2 दिन रहकर नए मकान में चले गए। मैं बहुत खुश थी। अब फिर से अशोक भाई से मिलना होता रहेगा। मेरे दिल से मानो एक बोझ उतर गया, क्योंकि ना हो तो मेरी वजह से पतझड़ में तब्दील हो गए। मेरे लिए मेरे और आदरणीय भाई के जीवन में भी आखिर बसंत आ ही गया। जाते जाते भाभी ने मेरे हाथ से छोटा सा एक पैकेट थमा दिया।
बाद में उसे मैंने खोला तो उसमें उनकी शादी के वक्त मुझे दी गई चैन और कानों की बालियां के साथ एक जोड़ी कंगन थे, जिन्हें प्यार से मैंने चूम लिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।